हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म। हम फिर से कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी के लिए। अभी से जो भी हम सीरीज का एक सेशन लाएंगे उसमें हम जल्दी से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करके इसको खत्म करेंगे बिकॉज आपके प्रीलिम्स के लिए अब आपको रिवीजन की भी जरूरत है। I'm sorry for the delay because I can't help it. Like in half an hour, how much I can complete, I'm completing. और मैं ऐसा नहीं कर सकती कि कुछ भी बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको छोड़ के मैं आगे बढ़ूँ। सिंस यहाँ पे हमारा मेंस का अप्रोच रहता है तो मुझे इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, बट फ्रॉम नाउ आई ट्राई माई बेस्ट कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेते हुए हम इसको जल्दी से ख़त्म करें। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। एरा ऑफ मास नेशनलिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं 1919 से 1939 का टाइम पीरियड। क्या क्या डिस्कस किया था पिछले लेसन में हमने? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुए थे वो हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया था, राइट। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कम्युनल अबॉर्ड एंड पूना पैक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके होने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होने के बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने फिर से जो एक डिवाइडेशन वाली पॉलिसी है मतलब जो कास्ट के बेसिस पे या फिर जो कम्युनल इलेक्टोरेट के बेसिस पे वो इन्होंने जारी रखी और इसीलिए इन्होंने इसको अनाउंस किया था। कब अनाउंस किया था? अगस्त 16, 1932 को। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर कोई आपको ईयर पूछा जाता है या मैं बताती हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट होता है कि या तो वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन रखिएगा और याद रखिएगा। ओके उन्होंने जो इस बात के लिए कि एक कमेटी और मिनॉरिटी के ऊपर हमें गठित करनी है, उसको सारे जो मेंबर्स थे अदर मेंबर्स उन्होंने उसको सपोर्ट भी किया था उनके डिसीजन को, और इसी का आउटकम था कि ये कम्युनल अवार्ड जो है ये बनके तैयार हुआ था। इसके प्रोविजंस क्या क्या रखे गए थे? मेन प्रोविजंस जो थे कम्युनल अवार्ड के, उसमें जो है मुस्लिम, यूरोपियन, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, विमेन और इवन की मराठास को इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो देने की बात करी। आप देख रहे हो कि एक जो इन्होंने एक कम्युनलिज्म के बेस पे शुरुआत जो 1909 में की थी मॉली मिंटो रिफॉर्म से, उसको अब इन्होंने वाइडन करना शुरू कर दिया था और इन्होंने ये अरेंजमेंट करी थी कि ये जो चीजें इनको मिलेंगी डिप्रेस क्लासेस को, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट मिलेगा वो 20 सालों के लिए होगा। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में जो कम्युनल बेसिस पे होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा सीटों का, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग सीट है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उसको भी हम डबल करेंगे। मुस्लिम्स जो है जहां जहां भी मिनॉरिटी में है उनको वेटेज दिया जाएगा अगर वो मिनॉरिटी में है तो। एंड आफ्टर दैट जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस है उसको छोड़ के 3% जो सीट है वो रिजर्व की जाएगी किसके लिए? विमेन के लिए, सारे प्रोविंसेस में एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटायर प्रोविंस को छोड़ के। डिप्रेस क्लासेस जो है उनको मिनॉरिटी के बेसिस पे ही डिप्रेस क्लासेस का दर्जा दिया जाएगा कि कितनी उनकी जनसंख्या है इस हिसाब से, और उसके बाद उनको डबल वोट करने की भी जो है वो परमिशन दी जाएगी, ताकि वंस अगर वो एक सेपरेट इलेक्टोरेट के प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर अदर बाद में जाके जो एक जनरल इलेक्टोरेट और एक सेपरेट इलेक्टोरेट है उसके बेसिस पे उनको डबल वोट जो है वो दिया जाएगा उसको करने के लिए। और उसके बाद जो सीटें जो एलोकेट की जाएंगी, सीटें जो बांटी जाएंगी वो किन के लिए होंगी? लेबरर्स, लैंड होल्डर्स, ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये सारी सीटें उनको बांटी जाएंगी। और जो प्रोविंस ऑफ बॉम्बे है उसमें 7 सीट जो है वो किसके लिए रिजर्व होंगे? मराठास के लिए, सिंस उनको भी अब इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट के दायरे में ले आया था। अब यहाँ पे कांग्रेस का क्या स्टैंड था? ऑफ कोर्स कांग्रेस ने इसको अपोज किया, इसका बहिष्कार किया सेपरेट इलेक्टोरेट का। उनको वो इस फेवर में नहीं थे कि मतलब उनका ये कहना था कि विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटी, बिना माइनॉरिटी को कंसेंट किए, बिना उनकी राय लिए आपको ये नहीं करना चाहिए, कम्युनल अवार्ड को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। और उनका ये भी मानना था, मतलब एक अगर स्टैंड देना कहते हो ना, तो ना तो इन्होंने खुल के इसको एक्सेप्ट किया और ना तो इन्होंने खुल के इसको रिजेक्ट भी किया। तो अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस एक्सेप्टेड इट और रिजेक्टेड दिस कम्युनल अवार्ड, सो नो, नीदर इट एक्सेप्टेड नॉर इट रिजेक्टेड। अब गांधी जी का क्या रिस्पॉन्स था? तो गांधी जी ने कम्युनल इलेक्टोरेट को जो है, कम्युनल अवार्ड जो है सॉरी, उसको इन्होंने एक अटैक माना इंडियन यूनिटी पे, इंडियन नेशनलिज्म पे। कहा उन्होंने कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक अटैक कर रही है।
उन्होंने कहा कि ये जो कम्युनल अवार्ड है ये ना तो सिर्फ हिंदुइज्म के लिए बल्कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल होने वाला है, क्योंकि जो एक डिप्रेस्ड क्लास है, जो अनटचेबल्स है, उनकी जो एक डिग्रेडेड पोजीशन है सोसाइटी में, जो एक उन्होंने बहुत ज्यादा दबा कुचला उनको समझा जाता है या बना के रखा हुआ है, ये उनको ऊपर उभारने में कोई हेल्प नहीं करने वाला। और अगर उनको आप एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी का दर्जा दे देते हो, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट लाके एक सेपरेट पॉलिटिकल एंटिटी का दर्जा आप दे देते हो, तो भी उनकी जो एक अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने वाला जो एम है वो इसको फुलफिल नहीं करने वाला है। सो हमारा यहाँ पे मेन एम क्या है? हमारा यहाँ पे मेन एम है अनटचेबिलिटी को हटाना, ना कि एक उसको मतलब उसके लिए एक कोई आप रिप्लेसमेंट ला रहे हो ऐसा करके। ये चीज गांधी जी ने अपने रिस्पॉन्स में कहा। उन्होंने ये भी कहा कि डिप्रेस क्लासेस जो है, उन्होंने डिमांड किया कि उनको जो है सिलेक्शन जो है उनका वो जॉइंट, और अगर पॉसिबल हो तो जॉइंट इलेक्टोरेट पे हो या फिर उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे आप जो है वहां पे ये करो, इलेक्शन उनका हेल्ड करो। तो ये सारी चीजें उन्होंने मतलब गांधी जी का रेस्पॉन्स था। और उसके बाद फिर गांधी जी ने ये किया कि अपने डिमांड को मनवाने के लिए उन्होंने एक इंडेफिनिट फास्ट भी रखा था सितंबर 20, 1932 को। तो कहाँ पे रखा था इन्होंने? उस समय वो जेल में थे। तो उसके बाद ही जब ये फास्ट पे चले गए थे, तो उसके बाद ही यहाँ पे होता है पूना पैक्ट साइन। तो क्योंकि अब गांधी जी मरणासन पे चले गए थे, भूख हड़ताल पे चले गए थे, तो कुछ ना कुछ तो करना था, एक पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है। तो उस समय भीमराव अंबेडकर जो है डिप्रेस क्लासेस का वही जो है अगुवाई कर रहे थे। तो उन्होंने उनके बिहाफ पे सितंबर 24, 1932 को जो है एक पूना पैक्ट जो है उसके लिए वो तैयार हुए। और फिर उसके बाद इन्होंने जो सीट्स है रिजर्व फॉर द डिप्रेस क्लासेस वहां पे इंक्रीज करने की बात करी, 71 से 147 प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में और 18% टोटल सेंट्रल लेजिस्लेचर में। सो जो पूना पैक्ट है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि चलो कम्युनल अवार्ड को जो है हम मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मॉडर्नाइज करते हैं या थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज लाते हैं, और उसके बाद पूना पैक्ट को जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये पूना पैक्ट किसके बीच में साइन किया गया था? तो ये भीमराव अंबेडकर थे डिप्रेस क्लासेस के साइड से, और उसके बाद गांधी जी थे दूसरे साइड से। अब ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिए, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 किस लिए? तो रामसे मैकडोनल्ड ने जब कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था उसी के लिए तो उन्होंने जेल में जो है ये फास्ट ऑन टू डेथ और इसकी शुरुआत की थी, अपना मतलब जो है एक दबाव डालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। अब यहाँ पे आता है गांधी जी का हरिजन कैंपेन और उनके जो थॉट थे कास्ट पे, उसके बारे में ये क्या कहते थे। सो यहाँ पे मतलब उनका ये इंटेंशन था, वो समझ चुके थे, गांधी जी ब्रिटिशर्स के इंटेंशन को समझ चुके थे कि वो डिवाइड और रूल वाली जो पॉलिसी है वो हमारे साथ खेल रहे हैं। सो उन्होंने मतलब बाकी जो चीजें थी उसको बिल्कुल साइड रखा, पहले तो उन्होंने सारे कैंपेन विड्रॉ कर लिए उन्होंने, और फिर उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो है वो लड़ना शुरू किया। जेल में थे वो, लेकिन वहीं से उन्होंने उसकी जो है वो शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद जब जेल से निकले तो भी वो उसको इन्होंने स्टार्ट रखा। जब वो जेल में थे तो ही उन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना करी थी सितंबर 1932 में। ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है कि क्या वो जेल में थे कि नहीं थे। सो ही वॉज इन जेल व्हेन ही फाउंडेड अप दिस ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सितंबर 1932 में, जस्ट आफ्टर द कम्युनल अवार्ड। एंड उसके बाद उन्होंने एक वीकली हरिजन भी इसी टाइम में जनवरी 1933 में स्टार्ट करी थी। उन्होंने 2 फास्ट रखे थे, फास्ट ऑन टू डेथ मई 8 और अगस्त 16 को, जब गांधी जी वॉज अटैक्ड बाय ऑर्थोडॉक्स एंड रिएक्शनरी एलिमेंट, मतलब कि डिप्रेस क्लासेस के लिए जब अनटचेबिलिटी के खिलाफ वो लड़ाई करेंगे तो ऑफकोर्स ये जो पंडित क्लास हैं या फिर जो ऊपर के कास्ट के लोग हैं वो लोग इनका बहिष्कार करेंगे। सो ऑर्थोडॉक्स जो एलिमेंट थे सोसाइटी के, उन्होंने इसका जो है काफी ज्यादा अटैक किया गांधी जी पे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे। एंड उसके बाद द गवर्नमेंट ऑब्लाइज देम बाय डिफीटिंग द टेम्पल एंट्री बिल इन अगस्त 1934। सो ये टेम्पल एंट्री बिल भी डिफीट होता है अगस्त 1934 में। ही कॉल्ड फॉर द टोटल इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी सिंबलाइज्ड बाय हिज प्ली टू थ्रो ओपन टेम्पल्स टू अनटचेबल्स। मतलब उन्होंने ये कहा कि मतलब हम ये जो है अछूत वाली जो चीज है उसे हम पूरे जड़ से हटाएंगे, और इसीलिए उन्होंने सारे मंदिरों को जो है इनके लिए खोल दिया था।
और फिर उन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे कैंपेन भी किया था, काफी इन्होंने डिस्टेंस भी तय किया था। एंड उसके बाद फिर उन्होंने काफी ज्यादा डिस्टेंस को तय करके फिर कुछ पैसे भी इन्होंने इकट्ठे किए थे ताकि वो हरिजन सेवक संघ की जो है वो स्थापना कर सके। और हरिजन सेवक संघ को स्थापित करने का मेन मोटिव उनका यही था कि उनको अनटचेबिलिटी को इसके सारे फॉर्म से जो है वो मतलब रिमूव करना है। सारे फॉर्म से करने का मतलब मेरा क्या था कि जब उनको टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती थी, जब उनको कुएं से पानी भरना नहीं दिया जाता था, जब वो सड़कों पे बीच में नहीं चल सकते थे, तो ये सारे फॉर्म जितने भी थे उसके लिए उन्होंने कैंपेन करना शुरू किया था। ऑलमोस्ट कहा जाता है 20,000 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया था। और उसके बाद जो उनसे मनी इकट्ठे हुए थे उससे उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। और उनके पूरे कैंपेन में उनको ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट जो थे और या रिएक्शनरी एलिमेंट थे उन्होंने इस अटैक भी किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे थे। उनका ये मानना था कि हम इस चीज से नहीं हट सकते, हमें अनटचेबिलिटी को रूट से ही, जड़ से ही खत्म करना होगा। उसके बाद इन्होंने और भी अपने ये जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू ओपिनियन था बंगाल में, वो भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनके पूरे हरिजन टूर इनको ये कहा जाता है कि ये जो था ना 20,000 किलोमीटर जो इन्होंने तय किया था, इसको हरिजन टूर कहा जाता है। सोशल वर्क और फास्ट करते हुए गांधी जी ने बहुत सारे इश्यूज पे जो है वो स्ट्रेस किया, उस पर जोर दिया, जिसमें से कुछ तो ये थे कि इन्होंने कहा कि हमें जो है जो एक आपका टोटल इरेडिकेशन है अनटचेबिलिटी का, उस पे ध्यान देना होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि द नीड फॉर द कास्ट हिंदू टू डू पेनेंस फॉर अनटोल्ड मिजरीज। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुइज्म अगर मरता है, अगर आपने अछूत वाली चीजों को, अनटचेबिलिटी जैसी चीज को समाज में जिंदा रखा है, तो फिर हिंदुइज्म की ये मौत है। और अगर अनटचेबिलिटी को आपको, मतलब अगर आपको हिंदुइज्म को जिंदा रखना है तो आपको अनटचेबिलिटी को, अछूत जैसी जो चीज है उसको समाज से हटाना होगा। ये इनके वर्ड्स थे। उनके पूरे कैंपेन में उन्होंने जो ह्यूमैनिज्म है उस पे जोर दिया था, मानवता पे जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि शास्त्र जो है वो कहीं भी अनटचेबिलिटी के बारे में बात नहीं करता, और अगर करता है तो ये राइट टाइम है, ये हाई टाइम है कि हमें इस चीज को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन डिग्निटी से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। ह्यूमन एक एग्जिस्टेंस से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और गांधी जी ने ये ऐसा फील किया कि एक जो अनटचेबिलिटी है ना, वो कहीं से भी एक वर्णा सिस्टम या फिर शास्त्र के द्वारा दिया हुआ नहीं है। ये जो हाई और लो क्लास के लोग हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी सहूलियत के लिए इसे बनाया है। ओके, तो ये सारी चीजें जो एक डिस्टिंक्शन है हाई और लो क्लास का, ये है अनटचेबिलिटी, और नॉट द कास्ट सिस्टम इटसेल्फ। ओके, तो ये उनका कहना था। अब इम्पैक्ट क्या हुआ कैंपेन का, कि गांधी जी जो है उन्होंने रिपीटेडली डिस्क्राइब किया कैंपेन को एज बीइंग प्राइमरली मेंट टू प्योरीफाई हिंदुइज्म एंड हिंदू सोसाइटी। मतलब उनका ये कहना था कि हमें ये जो हिंदुइज्म है, जो थोड़ा सा गंदा हो रखा है, उसको हमें प्योर करना है, प्योरीफाई करना है, और हिंदू सोसाइटी को जो है हमें जीने लायक बनाना है, सबके लिए जीने लायक बनाना है। अब है, आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे या फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज थे गांधी जी में अम्बेडकर में, हो सकता है मेंस में ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि चलो कम्युनल अवार्ड जब हुआ था तो गांधी जी ने इसका बहिष्कार किया था, लेकिन क्यों भीमराव अंबेडकर इसके पक्ष में थे? क्यों उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था डिप्रेस क्लासेस के लिए? क्यों दोनों में के विचारों में मतभेद आने शुरू हुए थे? लेकिन चलो फाइनली उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, लेकिन क्या ऐसे प्रिंसिपल्स थे दोनों के जो डिफर कर रहे थे? सबसे पहला तो ये कह सकते हो कि गांधी जी को कहा जाता है कि वो एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के, जबकि भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जन्मदाता ही वही हैं, तो उनको कहा जाता है प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जिन्होंने बहुत सारे आइडियाज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के लिए अपना बहुत बड़ा जो है योगदान दिया था। बहुत सारे वेज में, बहुत सारे डिफरेंट बिलीव्स के साथ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, बनाने में एक बहुत बड़ी मुहिम हासिल की थी। अगर आप मतलब सिमिलैरिटीज या कुछ ऐसी बात करते हो तो दोनों के एक्शंस यही थे, एक इंडिविजुअल के लिए ही काम कर रहे थे। वो गांधी जी भी इंडिविजुअल हरिजन और अनटचेबल्स के लिए काम कर रहे थे, और भीमराव अंबेडकर भी उन्हीं के लिए काम कर रहे थे। बस ये था कि दोनों के सोचने का तरीका अलग था। दूसरी बात ये थी कि बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है, जो विदेशी कपड़े हैं, वो मतलब गांधी जी के द्वारा ये कहा जाता था कि आप उनको जला दो,
और बर्निंग ऑफ मनुस्मृति, ये भीमराव अंबेडकर कहते थे कि आप मनुस्मृति जो है उसको आप जला दो, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट का बस एक चीज है जो वो भरा पड़ा है, बाकी वो रियल मायने में वो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद जो फॉरेन क्लॉथ थे और मनुस्मृति थे, दोनों जो कहते थे, दोनों रिप्रेजेंट करते थे किसको? बॉन्डेज और स्लेवरी फॉर इंडिया को। दोनों चीजें ये किसको, इसी को जो है वो रेफर कर रही है, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉरेन क्लॉथ अगर आप पहन रहे हो तो ब्रिटिश के कपड़े पहन रहे हो, तो आप एक स्लेव हो, उनके दिए हुए कपड़े पहन रहे हो। मनुस्मृति अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें वर्णा सिस्टम है, ये सब है, वो सब है, तो आप मतलब स्लेवरी को जो है वो प्रोपगेट कर रहे हो इस तरीके से। फिर गांधी जी का ये बिलीव था कि फ्रीडम जो है वो कभी भी मतलब ऐसे नहीं होता कि जो आपने चाहा वो हो जाता है, लेकिन अंबेडकर जो थे वो ये कहते थे कि फ्रीडम जो है वो इंपीरियल रूलर से हटके ही आता है। एंड उसके बाद ये भी था कि अंबेडकर एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। अंबेडकर का कहना था कि हमें अपने इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन गांधी जी जो है वो थोड़ा सा इस चीज से डिफर करते थे। उनका इस बारे में थोड़ा सा राय जो है वो उनकी डिफरेंट थी कि अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लाना है तो इस बात से वो ज्यादा अग्री नहीं करते थे, और दोनों लीडर्स इस बात पे अपने अपने जो चीजें हैं उस पे काफी ज्यादा अलग बातें करते थे। एंड उसके बाद जो दोनों लीडर्स थे उनका नेचर और स्कोप जो था एज अ मतलब डेमोक्रेसी का, एज अ मेथड ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी को उन्होंने मेन पिलर रखा था, वो उनके व्यूज भी डिफर करते थे उस पर। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो अंबेडकर एडवोकेट करते थे, उसका वकालत करते थे, लेकिन गांधी जी इसकी वकालत नहीं करते थे। और अगर एक पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में देखते तो अंबेडकर के जो प्रिंसिपल्स थे ना वो थोड़े बहुत रिजिड थे, या थोड़े बहुत आप कह सकते हो सख्त थे, लेकिन जो गांधी जी के थे उनके आइडियाज जो थे, उनकी आइडियोलॉजी जो है वो रिजिडिटी पे बेस्ड नहीं थी, और उसके बाद वो किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते थे, एक्सेप्ट वन चीज कि नॉन वायलेंस, मतलब वायलेंस के पे वो नहीं जाते थे, बाकी बहुत सारी चीजों में वो थोड़ा सा अपने आप को लीन डाउन कर लेते थे। लेकिन जो अंबेडकर थे वो काफी ज्यादा रिजिड रहती थी उनकी आइडियोलॉजी, तो ये भी एक डिफरेंस था उनमें। उसके बाद गांधी जी ने जो है वो एक ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिकल जो चीज होती है उसको आगे बढ़ाया था, जैसे कि उन्होंने जो 20th सेंचुरी में आगे बढ़ रहा था, लिबरलिज्म चल रहा था, कम्युनिज्म चल रहा था, फैसिज्म चल रहा था, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रीम्स थे ये सारी चीजें आगे आ रही थी, लेकिन जो अंबेडकर थे दूसरी तरफ उनका जो है एक नेचुरल जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है, वो किसकी तरफ था? लिबरल आइडियोलॉजी पे था। और उसके बाद जो उनके अंबेडकर की जो पॉलिसीज थी वो डिजायर्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पे जो है वो बेस्ड होती थी, कोई भी चीज को मतलब करने के लिए, राइट। सो इस तरीके से इनके बिलीव्स थोड़े थोड़े डिफरेंट तो थे। एंड गांधी जी बिलीव दैट डेमोक्रेसी टेंड टू गेट कन्वर्टेड इनटू मास डेमोक्रेसी विद द प्रोपेंसिटी फॉर डोमिनेशन बाय द लीडर्स, ये गांधी जी का बिलीव था। एंड अंबेडकर का ये कहना था कि उनको मतलब लोग मास डेमोक्रेसी पे वो थोड़े बहुत इंक्लाइंड होते थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मास डेमोक्रेसी रहेगी तो वो गवर्नमेंट पे जो है वो प्रेशर डालेगी, और उसके बाद विदाउट द लाइक विद द एडवांसमेंट ऑफ अप्रेस्ड पीपल, मतलब कि गवर्नमेंट पे दबाव भी डालेगी और जो झुके हुए दबे हुए लोग हैं उनको भी एडवांस करेगी, उनको भी आगे की तरफ लाएगी। अंबेडकर के पॉलिटिक्स जो है वो हाईलाइट करती थी कि मतलब जो इंडियन डिसयूनिटी है उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करती थी, लेकिन गांधी जी हमेशा इंडियन यूनिटी की बात करते थे, राइट। तो अंबेडकर के अकॉर्डिंग जो एब्सोल्यूट सोवरेन पावर है स्टेट का, वो जो है वो स्पिरिट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ इंडिविजुअल को एनिलेट करेगा, लेकिन गांधी जी इस बात से ज्यादा अग्री नहीं करते थे। एंड उसके बाद ये एक चीज ये भी थी कि गांधी जी का ये कहना था कि अनटचेबिलिटी वाज वन ऑफ द मेनी प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड बाय द इंडियन सोसाइटी, मतलब जो एक इंडियन सोसाइटी चीजें फेस कर रही थी उसमें अनटचेबिलिटी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन अंबेडकर जो है वो ये कहते थे कि अनटचेबिलिटी वाज द मेजर प्रॉब्लम दैट कैप्चर्ड हिज सोल अटेंशन, मतलब कि गांधी जी और भी बाकी चीजों पे ध्यान दे रहे थे, समाज में जो इलनेस थी उस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अंबेडकर का बस एक ही फोकस था और वो था उनकी अनटचेबिलिटी। उसके अलावा वो इंडिपेंडेंस और ये सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे थे। और उसके बाद अंबेडकर ने डिनाउंस किया था वेदा को और हिंदू स्क्रिप्चर को। उन्होंने ये कहा था कि हिंदू स्क्रिप्चर जो है वो उनको कुछ भी यूनिफाई या ऐसा कुछ भी उनको अंडरस्टैंडिंग और ये सब नहीं देता है, लेकिन
कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी के खिलाफ ये बात करते थे। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि जो कास्ट सिस्टम है इन हिंदुइज्म, वो उसका मतलब एक रिलीजियस या स्पिरिचुअलिटी एस्पेक्ट से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बस एक चीज है जो कि आपके धर्म को प्रभावित नहीं करता। आप उसको धर्म से अलग रखो। ये समाज की एक कुरीति है जिसको लोगों ने बना के रखी है, उससे धर्म गंदा नहीं होता। ये गांधी जी का कहना था। पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अंबेडकर का ये बिलीव था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ सिटीजनशिप या सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन होना चाहिए। लेकिन गांधी जी भी इस आइडिया को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अप्रूव करते थे, लेकिन उन्होंने पॉलिटिक्स और रिलीजन को सेपरेशन वाली जो चीज है उसको इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। द नोशन ऑफ वायलेंस एंड नॉन वायलेंस गॉट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि जो एक वायलेंस है और जो नॉन वायलेंस है उसके तर्क दोनों के अलग अलग थे। गांधी जी किसी भी हद, किसी भी कीमत पे नॉन वायलेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन अंबेडकर का ये नहीं था। वो अपना हक लेने के लिए उस तरफ शायद लीन डाउन हो भी सकते थे। और गांधी जी ने ये कहा कि अनटचेबल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू एज अ होल। लेकिन अंबेडकर का ये कहना था कि इस इशू पे मेरे ये विचार उनसे नहीं मेल खाते। मतलब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अनटचेबल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू। ओके। और उसके बाद एक चीज और भी थी कि अंबेडकर वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी थ्रू लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। मतलब कि वो मतलब लॉ के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन चीजों को हटाना चाहते थे, जैसे कि कम्युनल इलेक्टोरेट की जो, सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उस तरीके से। लेकिन गांधी जी ये कहते थे कि ये एक स्टिग्मा है, एक डोगमा है जो मतलब सोसाइटी ने ऊपर लाया है, तो इसको एक चीज जो है वो सोसाइटी से ही सबसे पहले हटाना पड़ेगा, लोगों के मन से इसको निकालना पड़ेगा। एक्ट्स और रिजोल्यूशन और रिवॉल्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड तो बाद में काम आएंगे, लेकिन सबसे पहले लोगों के जो विचार गंदे हो रखे हैं ना, लोगों का जो दिमाग गंदा हो रखा है उसको आपको साफ करना पड़ेगा। तो वो एक ऐसी चीजों पे यकीन करते थे कि जो अनटचेबिलिटी है एक मोरल स्टिग्मा है, और वो ये चाहते थे कि मतलब इस मोरल स्टिग्मा को आपको सोसाइटी के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि एक्ट्स और ये सारी चीजें लाके आप इसको हटा सकते हो। लेकिन सिर्फ एक्ट और सिर्फ एक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो अनटचेबिलिटी को नहीं हटा सकता। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन द गांधी जीज एंड अंबेडकर आइडियाज। सो हो सकता है मेंस में आपको ये पूछा जा सके, राइट। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। क्यों किया था? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो उससे इंडियंस काफी ज्यादा नाखुश थे, क्योंकि वो ऑल वाइट मेंबर्स था, कमेटी थी, उसमें किसी भी इंडियन मेंबर को साइमन कमीशन में शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए उसका काफी ज्यादा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था जब वो साइमन कमीशन इंडिया आया था। एनी बेसेंट वाज हु? तो ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका 2013 में पूछा गया और ये क्वेश्चन भी 2013 का है। एनी बेसेंट वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। और उसके बाद सी वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड सी हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वंस। सो हाँ, ये पहला और थर्ड जो है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो आपको पता होगा कि मतलब किसने यहाँ पे इसकी स्थापना करी थी। तो मैंने आपको बताया था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फाउंडेशन है वो मैडम HP ब्लेवस्की और कॉलोनल ऑकर्ट ने रखी थी न्यूयॉर्क में 1875 में, अगर याद हो तो। 1882 में हेडक्वार्टर जो है सोसाइटी का वो अदयार, जो कि मद्रास में मतलब चेन्नई के जिसे अब कहा जाता है, वहां पे इसकी जो है एस्टैब्लिशमेंट करी गई थी एज अ हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू विच? सो ये भी 2013 का क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से काफी क्वेश्चंस आते हैं। सो इल्बर्टविल जो कंट्रोवर्सी थी वो क्या किससे रिलेटेड थी? इम्पोजिशन रेस्ट्रिक्शन द इंडियंस ऑफ सर्टेन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, एंड न्यूज़पेपर या मैगजीन पे उनका रेस्ट्रिक्शन, या फिर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इम्पोज्ड ऑन द इंडियन मैजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, या फिर रिमूवल ऑफ अ ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन क्लोथ। सो इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी आपको पिछले लेसन को अगर आपने फॉलो किया है या फिर आपको अगर ये पता है कि मैंने क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं, तो आपको ये पता होगा कि इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी जो है वो इम्पोजिशन, रेस्ट्रिक्शन
ऑफ इंडियंस ऑफ सर्टेन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, इसके लिए लाया गया था। कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1883 में, और उस समय जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड रिपन थे। और उसके बाद इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो इंडियन जजेस हैं वो किसी भी यूरोपियन को ट्रायल नहीं कर सकते हैं, और इसी के लिए इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया भी था कि जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था तो यहाँ पे जो यूरोपियंस इंडिया में रह रहे थे उन्होंने काफी ऐसा एज अ ह्यूमिलिएशन इसको लिया था, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि जो एक इंडियन कैसे एक यूरोपियन को ट्रायल बेसिस पे ले सकता है। तो ब्रिटेन में और इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा इन्होंने अपोज किया था इसको, और इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट को दबाव में आके इसको विड्रॉ करना पड़ा था। फिर इन्होंने इसको री इंट्रोड्यूस किया था और फिर इसको री इनैक्ट किया था 1884 में, और काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज स्टेट में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो एक जब अमेंडेड इल्बर्ट बिल आया था तो वो पास हुआ था आपका 1884 जनवरी 25 को जाके, जिसे बाद में चल के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 1884 का नाम दिया गया था। राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द गदर वॉज विच, लाइक गदर क्या था? गदर पार्टी या फिर गदर जो है वो क्या था? सो इट वॉज अ रिवॉल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को, या फिर नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर, या फिर मिलिटेंट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है विथ हेडक्वार्टर एट बर्लिन, या फिर कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विथ हेडक्वार्टर एट ताशकंद। So of course it was a revolutionary association. So लाला हरदयाल जो एक रिवॉल्यूशनरी थे उन्होंने इसकी जो है फाउंडेशन रखी थी गदर पार्टी की यूएसए में, है ना, एंड ही वाज बोर्न इन दिल्ली। तो इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो प्लीज पिछले के लेसन को आप फॉलो अप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस PPT। 1929 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंसेस रहे हैं अगर आप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की बात करते हो तो, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में जो है अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर किया गया था एज ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस, या फिर अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज दिया गया था एज अ गोल ऑफ कांग्रेस, या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था, या डिसीजन हुआ था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे लंदन में। क्या हुआ था इसमें? ऑफ कोर्स मैंने बताया था आपको 1929 का सेशन जो था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, जब कांग्रेस ने ये कहा था कि हमारा जो मेन एम होगा, मेन गोल जो होगा हमारा, वो होगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। सो अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस इन 1929 सेशन। कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखिएगा। लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे ये भी जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी या इट वाज लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस 1929 का, नॉट कलकत्ता वन। सो ये जो सेशन है कांग्रेस का वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि पूर्ण स्वराज का डिमांड था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा है कि ये जो रिफ्ट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स है, ये तो 1905 के टाइम की बात है ना, जब सूरत स्प्लिट हुआ था। कब हुआ था सूरत स्प्लिट? टाइप इट इन कमेंट बॉक्स या फिर रीड इट आउट फॉर योरसेल्फ। ओके, कब ये मॉडरेट और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहाँ पे स्प्लिट हुए थे? सूरत स्प्लिट हुआ था, राइट, सूरत सेशन में हुआ था, लेकिन वो ईयर कौन सा था और कब, मतलब बंगाल विभाजन कब हुआ था आपका? 1905 में हुआ था, राइट। तो उसके बाद ही जब वो आपका एक मॉडरेट्स के बाद एक एक्सट्रीमिस्ट का जो फेज शुरू होता है वो उसी टाइम से शुरू होता है, 1905 से। तो ये सारी चीजें आप पढ़िएगा। और एक जो रिजोल्यूशन पास हुआ था कि टू नेशन थ्योरी को हम रिजेक्ट करेंगे, क्या इस सेशन में हुआ था? नहीं, ऐसा कोई डिसीजन इसमें नहीं लिया गया था। सो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों पास किया गया था? ये कंपल्सरी इकोनॉमिक सपोर्ट टू द वॉर एफर्ट? नहीं, रॉलेट एक्ट इससे रिलेटेड तो नहीं था। दूसरा, इम्प्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल एंड समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल? यस, यही था कि मतलब किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक की बिना पे जो है वो ट्रायल बेसिस पे लिया जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने रॉलेट एक्ट को लाया था। क्योंकि बहुत ज्यादा जब कंट्री में डेमोन्स्ट्रेशन एंड ऑल, हड़ताल और कैंपेन होने शुरू हो गए थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसी को कैरेट एंड स्टिक वाली जो पॉलिसी कहते हैं, राइट,
19 का आप एक्ट लाने के बाद उन्होंने कैरेट दिखा दिया था कि हम रिफॉर्म लाएंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करेंगे। और उसके बाद उन्होंने स्टिक जो लाया था वो था आपका ये रॉलेट एक्ट, जिसे मैं डिस्क्राइब कर चुकी हूँ पिछले लेसन में, तो उसे देखिएगा। विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, कौन सा जो है आपका नेहरू रिपोर्ट ने रेकमेंड किया था? तो नेहरू रिपोर्ट को मैंने काफी डिटेल में यहाँ पे आपको समझाया, राइट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया तो नेहरू रिपोर्ट कहता ही नहीं था, इसीलिए तो जो यंगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, उनसे डिसएग्री करते थे, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे और ये कहते थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो ये पहला आपका गलत है। तो अगर पहला गलत है तो कौन सा आंसर सही हो सकता है? बी ही हो सकता है। तो आपको मेरे कुछ लेसन्स, एक दो लेसन्स मैंने हैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वो डाले हुए हैं, वो आप देखिएगा। उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन बेसिस पे किस तरीके से आप अपने स्कोर को बेहतर कर सकते हो वो बताया हुआ है, तो काइंडली वॉच इट। पॉलिटी और हिस्ट्री के लिए मैंने किया है, आई एम श्योर यू लव इट, एंड आपको इससे बहुत आइडिया होगा आंसर किस तरीके से लिखना है, आपको किस तरीके से चूज करना है। ओके, सो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे एलिमिनेशन बेसिस पे ही ये आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रीजन फॉर महात्मा गांधी टू रिकॉग्नाइज सत्याग्रह ऑन बिहाफ ऑफ पेजेंट ऑफ खेड़ा। तो यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह क्यों हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह इसलिए हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन को सस्पेंड नहीं कर रही थी, जबकि उस समय उस एरिया में अकाल हुआ था, ड्राउट हुआ था, सूखा पड़ा था, राइट। एंड एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज टू इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन गुजरात, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। परमानेंट सेटलमेंट जैसी चीजें तो 18 के टाइम पीरियड की बात है, राइट। तो ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यही कुछ क्वेश्चंस थे आपके जो प्रीलिम्स से रिलेटेड थे, तो आई होप यू लाइक्ड इट और आपको ये समझ में आया। और ये पिछले ईयर के क्वेश्चन है, तो आप ये समझ सकते हो कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और ये वो सारे चैप्टर्स है जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट लेसन से हम जितने भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको लेके चलेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हम इस पूरे सीरीज को जल्दी से खत्म कर सकें। एंड बिफोर आई लीव अगेन आई वुड से, अगर आपको 2021 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, ज्वाइन अन अकेडमी, ताकि आप अन अकेडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेके बढ़िया ढंग से मेंस और इंटरव्यू और प्रीलिम्स सबके प्रिपरेशन कर सकते हो आप, राइट। और आप यूज कर सकते हो कोड यूपीएससी वाईटी या फिर रैंक 10, ताकि आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। Do not forget to subscribe this channel, hit the bell icon to get the regular updates from this platform. Already many courses are live. यहाँ पे पायल गुप्ता मैम जो हैं कर रही हैं पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, तो प्रीलिम्स के लिए यूजफुल होगा, काइंडली वॉच इट। इट्स अनामिका साइनिंग ऑफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।